हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमआर एकेडमी। आज हम लोग अपने वर्ल्ड मैप की सीरीज का अगला देश लेकर आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है इंडोनेशिया। इससे पहले हमने भारत के सभी पड़ोसी देशों को कवर किया था, तो आज हम एशियन कंट्रीज़ की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, जिसमें हम पहले जिस देश को पढ़ने वाले हैं उस देश का नाम क्या है, इंडोनेशिया। तो आइए शुरू करते हैं इस अपने चैप्टर्स को। देखिए, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हम लोग इस टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया जो है ना, किस किस संगठन का सदस्य है। दूसरा, इसके कॉलोनी के बारे में बात करेंगे कि क्या ये इतिहास के अंदर क्या किसी देश की कॉलोनी भी रहा है, और रहा है तो ये इसने आज़ादी कब प्राप्त की। ठीक है। उसके बाद यहाँ के ज्योग्राफी की बात करेंगे कि आखिरकार इंडोनेशिया की जो भौगोलिक लोकेशन है वो किस प्रकार की है। इसके बाद क्या यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मंदिर है, क्या कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी है यहाँ पे। उन सब मुद्दों की हम इस बारे में चर्चा करेंगे। ज्वालामुखी हो गया, मंदिर हो गया, और इस देश की इकोनॉमी आज के समय में देखा जाए तो इसकी जो इकोनॉमी है, यानी कि जो इसकी अर्थव्यवस्था है, वो किस प्रकार की इसकी अर्थव्यवस्था है। तो इस चैप्टर्स के अंदर हम इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखिए, आप सभी लोग यहाँ पे एक मैप देख पा रहे होंगे। तो एशियान देशों का ही एक संगठन है। एशियान में कुल सदस्यों की संख्या अगर आपको जानकारी हो तो शुरुआत में इनमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 5 देशों की थी। फिर बाद में इनकी संख्या 10 देशों की हुई, और 2025 में इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है, 11 देशों की हो गई है। उसी में से एक देश है जो विश्व के नक्शे पे आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो विश्व के नक्शे पर अगर आप देख पाओगे तो ये यहाँ से अगर आप देख पाओगे ना, तो ये ऐसी रेखा है जो विषुवत रेखा है, जिसे मानते हैं। तो अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि कौन सा ऐसा देश है जो उत्तरी गोलार्ध में भी है, क्योंकि विषुवत रेखा से ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, जबकि नीचे दक्षिण वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि कौन सा ऐसा एशियन कंट्री है जो उत्तरी गोलार्ध में भी पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, एकमात्र कौन सा है, इंडोनेशिया। तो ये दोनों गोलार्धों में पाया जाने वाला देश है। दूसरा पॉइंट, एशियन कंट्री के अंदर अगर आप देख पा रहे होगे तो ये जो आपको नीचे का हिस्सा दिख पा रहा है रेड कलर का, वो सभी जो हिस्सा है वो क्या है, ये हमारा इंडोनेशिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे एक छोटा सा लैंड भी देख पा रहे होगे, ये वाला हिस्सा, इसे बोला जाता है बोर्नियो आइलैंड। इस आइलैंड का नाम क्या है, बोर्नियो आइलैंड। और बोर्नियो आइलैंड जो है ना, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, बोर्नियो आइलैंड। अब दूसरा सवाल इससे क्या बन सकता है, पूछा जाता है कि बोर्नियो आइलैंड पर कुल देशों की संख्या कितनी है। तो आप जवाब क्या दोगे, इस पर कुल देशों की संख्या हो जाती है 3। देखिएगा, पहला है आपका यहाँ पे ब्रुनई। दूसरा, ये वाला जो हिस्सा देख पा रहे होगे ना, ये मलेशिया का कुछ पार्ट है। जब हम मलेशिया पढ़ेंगे तो इस हिस्से को भी कवर करेंगे, मलेशिया है। और तीसरा जो है वो हमारा इंडोनेशिया है। तो बोर्नियो आइलैंड पर कुल देशों की संख्या कितनी हो जाती है, बोर्नियो आइलैंड पर कुल देशों की संख्या है 3। अब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये आप देख पा रहे होगे इंडोनेशिया का। अगर मैं बात करूं इसके देशांतर विस्तार की, तो ये हिस्सा यहाँ पे हो रहा है, और अगर ये इसके खत्म होने के हिस्से की बात करें तो ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इसकी जो कुल लंबाई होगी ना, यहाँ से यहाँ तक, ये अगर लंबाई के क्षेत्र में देखा जाए तो ये अमेरिका से भी बड़ा है। इसकी कुल लंबाई लगभग 5100 किलोमीटर की है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। दूसरा सवाल इससे पूछा जाता है, दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है, द्वीपों वाला देश। तो दुनिया में लगभग 17,000 द्वीपों से मिलकर के कौन सा देश बना हुआ है, इंडोनेशिया बनता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश भी किसको माना जाएगा, इंडोनेशिया को। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो इसका जो लंबाई चौड़ाई यहां से देखा जाए, देशांतर विस्तार, तो वो लगभग कितना है आपका, 5100 किलोमीटर है। तो यहाँ पे टाइम जोन भी बहुत सारे होंगे। तो देखिए, इंडोनेशिया के अंदर ना टोटल टाइम जोन की संख्या होती है 3। तो यहाँ पे कुल कितने टाइम जोन हो जाते हैं, यहाँ पर कुल टाइम जोन मतलब जो समय जोन होता है उसकी कुल संख्या हो गई है 3। अब इस कहानी को अगर हम आगे और बढ़ाते हैं तो देखिएगा आप लोग, ये है आपका इंडोनेशिया। हमने इसके देशांतर विस्तार की बात कर ली। होता क्या है ना, ये इतिहास के अंदर भी ये किसी न किसी देश की तो कॉलोनी रहा होगा। तो ये कॉलोनी रहता है डच की। डच को हम लोग नीदरलैंड भी बोलते हैं।
तो ये पुरानी कॉलोनी किसकी था, ये पुरानी जो कॉलोनी हुआ करता था नीदरलैंड की हुआ करता था। एक सवाल आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि इसका पुराना नाम भी कुछ था क्या, तो इसका पुराना नाम इसे बोला जाता था डच ईस्ट इंडीज। इसे इंडोनेशिया नहीं बोला जाता था, इसे क्या बोला जाता था, डच ईस्ट इंडीज। इसका जो था ये पुराना नाम हुआ होता था। दूसरा, इंडोनेशिया को डच ने आज़ादी कब दी, तो ये जो घोषणा होती है ना 1945 में इनको स्वतंत्र करने की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। लेकिन इनको जो अल्टीमेट घोषणा मान्यता जो मिलने वाली बात होती है, मान्यता इसको कब मिली थी, 1949 ईस्वी में क्या मिल जाता है, एक नए देश के रूप में इसको एक मान्यता मिल जाती है। तो जब ये नया देश बना होगा, तो देखिए नया देश बना होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया गया होगा, जिसे कि हम लोग संसदीय व्यवस्था बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया दोनों राष्ट्रपति को ही माना जाता है। जैसे अगर आप भारत देश की बात करोगे तो भारत देश में राज्य का मुखिया होते हैं राष्ट्रपति और सरकार के मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन इंडोनेशिया के अगर देखोगे तो राज्य का मुखिया प्लस सरकार का मुखिया, ये दोनों हम किनको मानेंगे, वहां पे ये माना जाता है राष्ट्रपति महोदय को ही। तो ये एक सवाल यहां से आपसे बन सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर आप यहां पे देख पाओगे ना, तो जो सबसे बड़ा द्वीप आपको दिख पा रहा होगा, ये आप द्वीप देख लेना, इस द्वीप को बोला जाता है सुमात्रा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। और दुनिया में अगर इसका पूछा जाए कि दुनिया में कौन सा स्थान है, तो सुमात्रा द्वीप का स्थान दुनिया में आता है 6th नंबर पे। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, सुमात्रा द्वीप। पूरे विश्व में इसका कौन सा स्थान है, तो पूरे विश्व में जो इसका स्थान होता है वो 6th होता है। इंडोनेशिया के बगल में आप ये वाला जो देख पा रहे होगे ना, ये इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी आपको कहाँ मिलेगी, जो इस द्वीप पर मिलेगा। फिर इसके आगे देखोगे तो एक द्वीप है जिसे हम लोग बोलते हैं बाली द्वीप। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। दूसरा, सुमात्रा द्वीप साइज में जरूर बड़ा है, लेकिन वहां पे समस्या क्या है ना, एक्टिव वोल्केनो की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्टिव वोल्केनो मतलब अगर बोला जाए तो सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज्यादा अगर किसी द्वीप पर आपको मिलेंगे तो वो है कौन सा, सुमात्रा द्वीप। कई सारी पुस्तकों के अंदर इसकी संख्या जो है ना वो लगभग 120 से भी ज़्यादा बताई गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे ज्वालामुखी होगा वहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन डेंसिटी कम होगा। तो इंडोनेशिया के अंदर पूछा जाए कि आबादी कम कहाँ रहती है, तो आबादी सबसे कम कहाँ पे रहेगी, आपसे सुमात्रा द्वीप पे आबादी कम रहती है। जबकि आबादी सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो जहाँ पे इसकी राजधानी है वहाँ पे क्या होता है, आबादी जो है वो सबसे अधिक मानी जाती है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि एशियान का हेडक्वार्टर, आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा, तो एशियान का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, एशियान का हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ मिलता है, जकार्ता के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो आप यहाँ पे एक मंदिर देख पा रहे होगे ना, इस मंदिर के बारे में बहुत ही फेमस सवाल है और इससे काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसे बोला जाता है बोरोडुबर टेम्पल, और ये जो बनाया गया था ना वो शैलेंद्र वंश के द्वारा बनाया गया था। तो एक सवाल आपसे यहाँ से ये हो गया, ये कौन से वंश के द्वारा बनाया जाता है, तो ये शैलेंद्र वंश के द्वारा बनाया गया था, पहला सवाल। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो आप सबने गौतम बुद्ध जी का नाम सुना, अवश्य सुना होगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय के पश्चात, मतलब 100-200 साल के बाद अगर देखा जाए, तो बौद्ध धर्म जो होता है वो दो संप्रदायों में टूटता है। एक संप्रदाय क्या था, एक संप्रदाय को बोला गया हीनयान और दूसरे संप्रदाय को क्या बोला गया, दूसरे संप्रदाय को बोला जाता है महायान। तो जिसमें महायान जो संप्रदाय था ना, अच्छा गौतम बुद्ध ने तो हमेशा मूर्ति पूजा का विरोध किया है, लेकिन उसके बावजूद भी महायान वालों ने क्या किया, मूर्ति बना करके पूजा करना शुरू कर दिया था। किनका, गौतम बुद्ध का ही। मतलब जिस चीज के खिलाफ गौतम बुद्ध लड़े उन्हीं के उन्हें भी क्या होना पड़ा, उसी चीज का शिकार होना पड़ता है। और उसी के क्रम में अगर आप देखोगे तो एक सवाल पूछा जाता है, गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है। ये सवाल बहुत जगहों पे पूछा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है, तो मंदिर अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में भी कहाँ है, तो वो आप एक जगह का नाम दोगे जिसे बोला जाता है बाली। बाली इंडोनेशिया में गौतम बुद्ध का जो है सबसे बड़ा मंदिर है और उसका नाम क्या है, बोरोडुबर टेम्पल। ये आप एक संरचना देख पा रहे होगे, ये देखिए, ये इस तरह से एक सिंगल स्टोन है। इसमें कई सारे बोला ऐसा जाता है कि शैलेंद्र वंश के द्वारा क्या था, इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था लगभग
9th AD के आसपास, 9th सेंचुरी AD में इसका निर्माण किया जाता है। इसके बाद अगर इससे आपसे रिलेटेड 2 सवाल और पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा ये मूर्ति कहाँ पे थी। अगर मूर्ति थी वाला क्वेश्चन आ गया ना कि गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ थी, तो आप बताओगे बामियान। बामियान कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। और अभी अगर प्रेजेंट में पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है, मूर्ति है अगर सवाल पूछा जाए, तो उसका नाम है स्प्रिंग बुद्धा। स्प्रिंग बुद्धा, जो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो चाइना के अंदर देखने को मिलेगा। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड 3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जो तीनों सवाल हमने यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किया है। इंडोनेशिया के कुछ फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी छिपकली होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोमोडो ड्रैगन, जिसका नाम क्या है, कोमोडो ड्रैगन, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। ये जो है लगभग आपको बताया जाता है कि ये 3 फीट तक हो सकता है, और दूर से भी क्या हो सकता है ना, इसका जो जहर है, पॉइजन है, वो इंसान को मारने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है। दूसरा, दुनिया का जो सबसे बड़ा फूड है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेफ्लिसिया, वो भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? वो भी आपको इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलेगा। और इसका जो अनुमानित वजन है ना, एक फूल का, वो बताया जाता है 7.5 kg जो है, इसका एक अनुमानित वजन बताया जाता है। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए, इंडोनेशिया पाम ऑयल के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पाम ऑयल के अलावा कोकोनट, ये भी यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलता है। तो ये तो इंडोनेशिया के कुछ फैक्ट्स को हमने समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इस लेक्चर को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।